तो हम लोगों ने 17 नंबर तक कर लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। A charge q is uniformly distributed on a ring of radius r. A sphere of an equal radius is constructed with its center lying on the periphery of the ring. यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ठीक है, कि डायग्राम कैसे बनेगा वो इसी सेंटेंस में लिखा गया है। A sphere of an equal radius मतलब रिंग जो है वो r रेडियस की है और स्फीयर भी इक्वल रेडियस का है। कंस्ट्रक्टेड विद इट्स सेंटर, उसका जो सेंटर है किसका, स्फीयर का, लाइंग ऑन द पेरिफेरी मतलब उसका जो सर्कमफेरेंस है उसके ऊपर लाई कर रहा है ऑफ द रिंग। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर विल बी, तो जो स्फीयर है उसके सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर जाएगा वो आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये डायग्राम अगर आपने सही से बना लिया तो क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाएगा क्या है। जैसे आप देखो यहाँ पर ये तो यहां पर हो गया रिंग और रिंग के ऊपर चार्ज दे दिया गया, चार्ज दिया गया है रिंग के ऊपर, तो यहां पर चार्ज दे दिया गया इसके ऊपर और ये टोटल चार्ज कितना है Q के बराबर। ये इसका हो गया सेंटर और सेंटर से जो ये डिस्टेंस है वो क्या है R, मतलब ये इसकी रेडियस हो गई। ठीक, अब उसने यहां पर कहा क्या है कि जो स्फीयर आप बना रहे हैं तो वो स्फीयर उसका जो पेरिफेरी है वो इस मतलब उसका जो सेंटर है स्फीयर का वो इसके सर्कमफेरेंस पर। देखो यहाँ पर a sphere of an equal radius is constructed with its center lying on the periphery of the ring, मतलब जैसे ये रिंग का सर्कमफेरेंस या पेरिफेरी है तो इस पर सेंटर लाई कर रहा है किसका, स्फीयर का, यानी कि आपको वो ऐसे बनाना रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये रहेगा। तो ये जो हमने बनाया ये क्या है, ये है स्फीयर। ठीक है, और ये जो इधर यहां पर दिखाया गया ये क्या है, रिंग। अगर डायग्राम नहीं सही बनाया, पता लगा कई लोग ऐसे बना लेते हैं, कहा दो सर्किल ही तो बनाने हैं, ऐसे बना लिए, तो अगर आपने ऐसे बना लिया तो ये गलत हो जाएगा, फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे। तो अगर ऐसे बनाओगे तो ये तरीका गलत है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखो तो ये अगर हमने जो बनाया स्फीयर, इसका सेंटर इसके पेरीफेरी पर है, तो इसका उल्टा भी तो है कि जो ये जो रिंग है इसका सेंटर भी तो इस स्फीयर के पेरीफेरी पर है, क्योंकि दोनों की रेडियस तो सेम ही है, दोनों इक्वल रेडियस के हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, ये पॉइंट एक है और एक ये पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट मान लिया और इसको हमने बी पॉइंट मान लिया, तो ए से अगर हम इसे सेंटर को मिलाएं तो ये डिस्टेंस r के बराबर होगी, और अगर हम इसे भी यहां से ऐसे मिला दें तो ये भी डिस्टेंस r के बराबर होगी। ऐसे ही यहां से अगर हम मिलाएं तो भी वही कंडीशन है, क्योंकि इसके सेंटर से सर्कमफेरेंस, सेंटर से सर्कमफेरेंस, डिस्टेंसेस सब r के बराबर होंगे, मतलब ये एंगल होगा 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये भी क्या होगा, 60 डिग्री, और ये तो रेडियस है r, इसकी रेडियस यहां पर क्या है, r के बराबर। क्लियर हो गया ना। तो अगर यहां पर हम देखें तो ये जो a पॉइंट यहां पर दिख रहा है, अगर हम यहां मार्क करें ये a पॉइंट और ये b पॉइंट, ठीक है, तो AB ये जो पार्ट है ये यहां पर 120 डिग्री एंगल बना रहा है और इतना ही पार्ट स्फीयर के अंदर है, यानी कि पूरा ये चार्ज स्फीयर के अंदर नहीं है, स्फीयर के अंदर सिर्फ इतना ही चार्ज तो है, और जितना चार्ज होगा उसी के नीचे क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट। तो जितना चार्ज है वो बस आपको पता चल जाए। तो अगर चार्ज देखें तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ये 120 है ना, 120 का मतलब पूरे सर्किल का कितना पार्ट, 1/3। भाई पूरा एंगल एक कितना 360 होता है ना, 360, तो 120 का मतलब 1/3 पार्ट, 120 120 1, इसको ऐसे दिखा सकते हैं यहाँ पर हम अलग से भी। जैसे ये रिंग दिया गया है, अब रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐसे दे दिया गया, ठीक है। तो अगर हम यहां पर लें कि ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, और एक पॉइंट यहां पर ऐसे ले लिया, तो ये एंगल अगर 120 है तो ये भी 120 हो गया और ये भी 120 डिग्री हो गया, तीन भागों में बांट दिया, तो तीन बराबर भागों में बट गया ना। तो अगर हम टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, टोटल चार्ज यहाँ पर Q है, तो इतने पार्ट पर हो जाएगा Q/3, इतने सेक्शन पर भी हो जाएगा Q/3, इधर वाले सेक्शन पर भी हो जाएगा Q/3।
तो अगर इसके अंदर चार्ज देखें तो कितना होगा, Q/3। तो चार्ज Q/3 तो फ्लक्स कितना, Q/3/ε0। सीधे आंसर आ गया बिना कोई कैलकुलेशन के, Q/3ε0 आ जाएगा। ठीक है, तो मेन यही डायग्राम था। डायग्राम बना ले, फिर लिख भी लेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। A few electric field lines for a system of two charges Q1 and Q2 fixed at two different points on the x-axis are shown in the figure. These lines suggest that, मतलब ये लाइन क्या सजेस्ट कर रही हैं, यहाँ पर इस तरह से आपको ये डायग्राम दिखाया गया। इसमें एक चार्ज Q1 है, एक Q2, और आपको यहाँ पर देखना है कि क्या कंडीशन होगी। पहले में दिया गया है Q1 इज इक्वल टू Q2 मॉड, और दूसरे में दिया गया है Q1 लेस देन Q2 है। ठीक है, दोनों में एक ही लिख दिया गया। तो मॉड ऑफ Q1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q2, या Q1 लेस देन Q2, या एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्या होगा, देखो पहला दूसरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही डायग्राम से कि अगर हम इस पहले चार्ज की बात करें Q1 की, तो यहां से लाइंस निकल रही बाहर, तो इसका मतलब ये जो चार्ज होगा ये पॉजिटिव होगा, और यहां पर लाइंस टर्मिनेट हो रही तो ये माइनस होगा एक बार। ठीक, तो फिर यहां पर मैग्नीट्यूड वाइज अगर आपको चेक करना है, तो मैग्नीट्यूड में हमें पता है जहां पर लाइंस ज्यादा होंगी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है, जबकि यहां पर इक्वल या लेस दिया गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो अब बचती है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगी, तो हम लोगों ने सीखा था नल पॉइंट, सीखा था ना। तो नल पॉइंट आपको बताया गया था कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो बीच में, और अगर अपोजिट नेचर के हैं तो आउटसाइड। तो नेचर तो अपोजिट है इनका, एक प्लस एक माइनस है, तो यानी कि आउटसाइड होगा। और किसके नजदीक, जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है। तो मैग्नीट्यूड यहां पर हमें दिख गया ना कि Q2 का मैग्नीट्यूड कम है, इसका मतलब जो भी नल पॉइंट आएगा वो इसी Q2 के पास में कहीं आएगा। तो मान लेते हैं यहां पर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, मतलब ये क्या है, नल पॉइंट, नल पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो आंसर क्या आ गया कि जो Q2 है उसके राइट साइड में, यानी कि एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो यहां पर सही होगा फोर्थ ऑप्शन। अगर आप चाहें तो डायग्राम फिर से एक बार वहां जल्दी से बना लिया, उसी में अपना मार्क कर लो जैसा भी हो। तो ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कैसे बताया गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी ड्यू टू नल पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। Two parallel infinite line charges with linear charge densities plus lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2r in free space. What is the electric field midway between the two line charges? NEET 2019 का क्वेश्चन है। आप याद करो, आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया गया था, मतलब जब स्टार्ट किया था, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो दूसरा क्वेश्चन था वो ऐसा ही था। दूसरे क्वेश्चन में एक चार्ज यहाँ प्लस लिया गया था, और सेम चार्ज, मतलब जितनी वैल्यू का यहाँ लिया गया था उतनी वैल्यू का यहाँ पर चार्ज था। दोनों को 20 सेंटीमीटर पर रखा गया था, और मिड पॉइंट पर पूछा गया था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो वहां पर हम लोगों ने कैसे निकाला था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को ऐड कर दिया, या उसी को डबल कर दो, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो यही तो किया गया था। अगर इस क्वेश्चन को देखो तो बिल्कुल वैसा ही तो है, बस यहाँ पर पॉइंट चार्ज हटाकर उसकी जगह क्या रख दिया गया, लाइन चार्ज। तो अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, लाइन चार्ज है तो लाइन चार्ज का फॉर्मूला, बस। ठीक है, बात तो एक ही है। इस पर कितना दिया गया, प्लस लैम्डा, इस पर कितना है, माइनस लैम्डा। तो फॉर्मूला क्या था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
तो वही फॉर्मूला बस आपको यूज करना है, यानी कि दोनों ऐड ही तो हो जाएंगे। कौन सा आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन। लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आता है, तो 2 है तो या तो डबल कर दो और या फिर आप 2 बार लिखकर उसको जोड़ दो, तो आएगा तो यही ना, थर्ड ऑप्शन सीधे आ गया यहाँ पर। इसीलिए हम कहते हैं जो क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं उन क्वेश्चंस को एनालाइज करके याद रखना, मतलब ध्यान रखना है, लेकिन एनालिसिस और उसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। आंसर रटने से कोई मतलब नहीं रहता है। थ्योरी आपको आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, क्वेश्चंस के एनालिसिस। तो अगर ये क्वेश्चन पता है तो सोचो कितना टाइम लगा, टाइम नहीं लगा, बिल्कुल बिना कोई पेन चलाए आपने वहां पर समझ लिया आंसर कौन सा होगा, थर्ड। ठीक है, बाकी हम लोग करके देख लेते हैं फिर ऐसे। एक पर दिया गया है प्लस लैम्डा और एक पर दिया गया है आपको माइनस लैम्डा। ठीक है, मिड पॉइंट पर पूछा गया है। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया कि अगर आप यहां पर इस पॉइंट पर देखेंगे तो इधर से भी डिस्टेंस आर और इधर से भी डिस्टेंस आर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? जैसे इसकी कुछ नेमिंग कर देते हैं 1 और इसको हमने कह दिया 2, तो 1 की फील्ड, चाहे तो दोनों को सेम लिख लो, चाहे अलग अलग हम लिखकर दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। 1 की फील्ड प्लस से अवे होगी तो इसको हमने E1 दिखा दिया, और माइनस की फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होती तो वो भी इधर ही रहेगी, दोनों की सेम ही डायरेक्शन में रहेगी, E1 प्लस E2। तो जो नेट फील्ड हो जाएगी एट पॉइंट O, एट O, E net is equal to E1 plus E2। तो लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपान पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हम लोगों ने पहले निकाल लिया था बिना किसी कैलकुलेशन के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको करके दिखा दिया गया कि जो हमने किया था वो ये था। तो चाहे आप अलग अलग लिखो, चाहे उसी को डबल कर लो। ठीक है, क्वेश्चंस कहीं से भी कितने भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए पढ़ना पूरा रहता है। ऐसे नीट 2019 में यहाँ से इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और नीट 2020 में भी इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पूरे इलेक्ट्रोस्टेट में। A spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge of 3.2 10 power minus 7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। मतलब स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस क्या दी गई है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की रेडियस दी गई है यहाँ पर, और इसके ऊपर मान लेते हैं ऐसे कोई भी चार्ज इमेजिन कर लिया, ऐसे Q चार्ज दिया गया है और Q की वैल्यू आपको दे दी गई है। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर? अब उसने ये नहीं कहा कि इनसाइड आउटसाइड, उसने वहां पर डेटा दे दिया कि 10 सेंटीमीटर पर है ये, इसका मतलब जो रेडियस है, और 15 पर निकालना, तो 15 सेंटीमीटर तो बाहर ही आएगा ना। तो इस पॉइंट पर आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि यहाँ से टोटल अगर डिस्टेंस देखें तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस है? 15 सेंटीमीटर। आर कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। यहीं पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है क्या है। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। आउटसाइड आ गए ना हम, और आउटसाइड का मतलब पॉइंट चार्ज की तरह भी है, वही फार्मूला लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। 9 10 टू द पावर 9, Q की वैल्यू है 3.2 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। 15 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 225, स्क्वायर भी कर दे रहे हैं, और 10 टू द पावर माइनस 4। मतलब हमने 15 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करो तो 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा ना, और स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। 9 इंटू 3.2, तो यहाँ पर इसको हम लोग डेसिमल हटा दे रहे हैं, 32 कर दे रहे हैं, 225 इंटू,
अब देखो पावर कितनी बच रही, तो एक डेसिमल हटा दिया तो यानी कि यहाँ 8 हो जाएगा, तो 8 माइनस 7 यानी कि 1, और ये जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 5, 10 टू द पावर 5। अब ये आप जरा काट पीट करो, यहाँ पर कितना आएगा, 25। अब 32 डिवाइडेड बाई 25 10 टू द पावर 5, हमें पता है 32 को अगर 25 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग जाएगा और पावर आएगी 10 टू द पावर 5 में। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 10 टू द पावर 5 का एक ही ऑप्शन है पहली बात, और वहां दिया भी गया है 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि बिना कैलकुलेशन के हमें यहाँ पर पता चल जा रहा है कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। A hollow metal sphere of radius r is uniformly charged. The electric field due to the sphere at a distance r from the center. मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया, हॉलो मेटेलिक स्फीयर है, वही हॉलो स्फेरिकल सेल वाली कंडीशन हो गई। और यहाँ पर ये भी नीट 2019 में ही पूछा गया था, the electric field due to the sphere at a distance r from the center। अब उसने यहाँ पर r डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पूछा है, ठीक है, r के साथ। तो हमारे दिमाग में डायग्राम होना चाहिए उसका, जो आपको बताया गया था यहाँ पर, जो ग्राफ बताया गया था आपको। तो ग्राफ आपको कैसे बताया गया था कि जैसे ये स्फेरिकल सेल है तो इस पर आप चार्ज देते हैं ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर जब डायग्राम ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ये बस ऐसे समझाने के लिए से बना दे रहे हैं। ये हो गया r, तो हम लोगों ने जो डायग्राम देखा था उसमें क्या था, यहाँ तो E0 था और उसके बाद यहां से ऐसे था, ठीक है, ये तो ऐसे डॉटेड लाइन थी कि सरफेस पर मैक्सिमम, फिर ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था r इज इक्वल टू r का, और बाकी ये पॉइंट था r लेस देन r, और ये पॉइंट था r ग्रेटर देन r का, ठीक है, सेंटर हो गया। तो अब ये दिमाग में आपके होना चाहिए, क्योंकि ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आपको तो ये पहले से बनाकर दिया गया ना, तो वही डायग्राम मैंने दोबारा बनाया। अब आप देखो ये अगर दिमाग में है तो क्वेश्चन पढ़ें, इंक्रीजेज एज r इंक्रीजेज फॉर r लेस देन r। उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या चीज देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दिमाग में रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज एज r इंक्रीजेज फॉर r लेस देन r। तो जब r लेस देन r है तब तो जीरो है ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, जीरो एज r इंक्रीजेज फॉर r लेस देन r। ये बात सही है कि r बढ़ रहा है, लेकिन जब तक r लेस देन r है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। फिर आगे क्या लिखा, डिक्रीजेज एज r इंक्रीजेज फॉर r ग्रेटर देन r, मतलब आप बाहर निकल गए और वहां पर r बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, यानी कि बिल्कुल सही। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है। तो बस टिक कर लो, जस्ट सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। डायग्राम वगैरह ये तो बना ही है ना पहले आपके पास, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। In a certain region of space with volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt throughout. The magnitude of electric field in this region is, क्या होगा, ये भी यही इसी से रिलेटेड तो क्वेश्चन है। उसने कह दिया यहाँ पर कि जो एक रीजन है जिसका वॉल्यूम कितना दिया गया, 0.2 मीटर क्यूब, तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं। उसने कह दिया वहां पर सब कहीं पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो आप सोचो यहाँ पर यही चीज तो होती, सब कहीं पोटेंशियल क्या होता है, सेम, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, जीरो, ठीक है। तो वही इस क्वेश्चन में उसने दिया कि यहाँ पर कि वॉल्यूम वगैरह का जो डेटा दिया गया इसका कोई रोल नहीं है ना, तो इसका कोई रोल है, ठीक है। उसने बस दे दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। तो ऐसे यहाँ पर जो रहता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी वजह से जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यहाँ पर क्या होती है, जीरो, और पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। आप इसको ऐसे भी, इससे भी रिलेट करके इसका आंसर दे सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, और ऐसे भी दे सकते थे कि E क्या होता है, माइनस dV बाई dr, ठीक है। या तो हम ऐसे भी दे सकते थे और करके लिख दिया E इक्वल टू माइनस dV बाई dr होता है, तो जब V कांस्टेंट है तो dV बाई dr क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों हुआ, एज V इज कांस्टेंट, ठीक है। तो किसी भी बेसिस पर आप यहाँ पर आंसर दे सकते थे कि इसका आंसर होगा 4।
Two charged spherical conductors of radius r1 and r2 are connected by a wire. Then the ratio of surface charge densities of the spheres sigma 1 upon sigma 2 is, जल्दी बताओ क्या होगा, कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर देखो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी उसने आपसे पूछा है, उसका रेशियो क्या होगा, और डिस्टेंस वो रेडियस दी है r1 r2 और उनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया। बस इसी पॉइंट को आप ध्यान दो, कनेक्टेड बाय अ वायर। तो अगर एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे ना, और अगर सेम पोटेंशियल है तो हमने आपको वो कंडीशन बताई थी ना कि स्फीयर बना करके अगर वो उसका कंडक्टर है तो पूरा पोटेंशियल सेम होगा। तो सेम पोटेंशियल की कंडीशन में हम लोगों ने क्या देखा था, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहां से सीधे आ गया सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 दैट इज इक्वल टू r2 बाई r1। इनवर्स में तो r2 बाई r1 हो जाएगा। तो यहाँ प्रूफ तो वैसे करेंगे जैसे एक स्फीयर ये हो गया और दूसरा स्फीयर ये हो गया, तो एक का रेडियस है r1, दूसरे का रेडियस है r2। तो यहाँ पर अगर वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही हो जाएगा। तो सेम पोटेंशियल होने का मतलब जो सिग्मा होगा, चाहे इसके लिए देखो चाहे इसके लिए देखो, तो सिग्मा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r ही रहेगा ना। तो दोनों का अगर पोटेंशियल सेम है तो यही कंडीशन आ जाएगी। तो दोबारा पूरा लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपको नहीं याद है तो आप उसी चीज को लिखकर फिर आप वैसे करेंगे, बट हम लोगों ने तो पहले से कर रखा है, सीधे आ जाएगा फर्स्ट। ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया था नीट 2021। अभी आगे चैप्टर पर नहीं जाएंगे, अभी वहीं रहो जहां हो। क्वेश्चन जिसपे कर रहे हो वो कॉपी खोले होता है। जैसे अगर कई प्लेट्स रख दी गई हैं इस तरीके से, ऐसे कई प्लेट्स रख दी जाएं ऐसे इस तरह से, तो यहाँ पर अगर हम किसी एक को चार्ज दें तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, मतलब इस सरफेस पर क्या चार्ज होगा, इस पर क्या होगा, इस पर क्या होगा, इस पर क्या होगा। तो यहीं से हमें कैपेसिटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया भी लग जाएगा, और इस टाइप का एक जो क्वेश्चन है वो भी अगर आपके सामने आएगा तो तुरंत आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे जो क्वेश्चन है उसको पहले करने का तरीका क्या है वो हम लोग समझेंगे, एंड देन बाद में फिर हम लोग इसका एक ट्रिक भी होता है वो देख लेंगे। तो एक क्वेश्चन जिसमें ग्राउंडेड करके दिखाएंगे उसमें तो आपको मेथड बताएंगे, बाकी में ट्रिक से आपको बता देंगे, क्योंकि मेथड एक बार सीख लेंगे बाद में हम ट्रिक से उसको करेंगे, वो ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, ठीक है। पहले हेडिंग डाल लेते हैं इसमें एक, वही जहां क्वेश्चंस कर रहे हैं वहीं पर आपको लिखना है, क्योंकि ये एक क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। बस आपको हेडिंग डलवा दे रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन लिखेंगे। हेडिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग डालेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ प्लेन कंडक्टिंग सरफेस। In case of plane conducting surface, एग्जाम्पल के थ्रू ही देखना है हमें। जैसे ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया इतना, ठीक है, कि यहाँ पर एक दो प्लेट्स रखी गई हैं, वही प्लेट्स ऐसे हैं तो वही आपको बस थिकनेस दिखा दी गई यहाँ पर, तो प्लेट्स ऐसे, सरफेस ये हो गया ये हो गया। तो एक चार्ज इस पर दिया गया है और इसकी सरफेस की नेमिंग कर देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। चारों सरफेस पर हमें चार्ज बताना है किस पर कितना चार्ज रहेगा, जबकि हमने सिर्फ पहले वाले सरफेस को चार्ज दिया है और लास्ट वाला जो सरफेस है उसको ग्राउंड किया है। तो मेथड क्या रहेगा देखते हैं। जैसे चार्ज आपने यहाँ पर दिया, तो जो भी ये वाला सरफेस है उस पर मान लेते हैं इस वाले सरफेस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसी का कुछ चार्ज इधर चला जाएगा एंड दैट इज क्यू, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज इधर आ गया तो बचा कितना, क्यू माइनस क्यू, तो वो चार्ज इधर चला जाएगा। तो इस वाले सरफेस पर जो बचा हुआ चार्ज है वो रहेगा दैट इज क्यू माइनस क्यू, ठीक। अगर हमने इस पर प्लस दिया है तो दोनों साइड में एक ही जैसा नेचर आप मानेंगे। बाकी अगर कोई और कंडीशन होती है, कुछ भी चेंज होना होता है, तो जब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको अगर दिया गया है प्लस तो आप प्लस ही दोनों साइड में मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसको डायरेक्टली तो कोई तुमने चार्ज दिया नहीं, तो अगर इसे डायरेक्टली कोई चार्ज नहीं दिया गया है तो इसमें होंगे, कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव की वजह से खींचेंगे इधर, तो जो ये वाली सरफेस है ये हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, और इस पर उतना ही माइनस चार्ज आएगा जितना इधर प्लस है।
जितने पॉजिटिव है उतना ही इलेक्ट्रॉन ही खींच लेगा, तो उतने ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, कंडक्टर के केस में। और अगर इधर नेगेटिव आ गया तो मतलब इधर एक्सेस हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो इधर डिफिशिएंसी हो जाएगी, तो यहाँ पर उतना ही प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू, ठीक है, ये हो गया। लेकिन इस सरफेस को जोड़ दिया गया है ग्राउंड से, तो अगर ग्राउंड से जोड़ा गया तो हमने पीछे आपको बताया था कि अगर कोई सरफेस ग्राउंड से जुड़ गया तो उसका ये जो चार्ज है वो चला जाएगा पूरा ग्राउंड में। लेकिन एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज नहीं जाता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स आकर उसे न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन कुल मिला के ये गायब ही तो हो जाता है। तो हम यही कहेंगे जब जोड़ा तो ये गायब हो गया, मतलब ये कहाँ चला गया, ग्राउंड में। तो उसको ऐसे दिखा दिया जाता है कि ये जो चार्ज है वो चला गया पूरा ग्राउंड में, ठीक है, मतलब ये जितना ये पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड में चला गया। तो अब ये चार्ज अगर ग्राउंड में चला गया तो फिर इस सरफेस पर तो कोई चार्ज ही नहीं बचा, जीरो हो गया। बाकी यहाँ 3 सरफेस पर चार्ज दिखाया गया है। अब हमें इस चार्ज को कैलकुलेट करना है कि अगर ये स्मॉल क्यू की वैल्यू तुम्हें पता चल जाए तो आप बता दोगे सब पर क्या क्या चार्ज होगा, ठीक है, ये तो जीरो हो गया, बाकी 3 पे आप बता दोगे। तो ये स्मॉल क्यू कैसे निकाला जाए, उसके लिए हमारे पास कोई कंडीशन होनी चाहिए। अब वो कंडीशन ढूंढनी है हमें। तो कंडीशन हमें एक पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, जीरो, मतलब एक कंडीशन है हमारे पास। तो हमने जैसे मान लिया इस कंडक्टर को चूज किया, अब चाहे इसको चूज करो चाहे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मान लिया हमने इसको चूज किया, तो अब इस कंडक्टर के अंदर इन तीनों सरफेस के कारण फील्ड होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेट फील्ड को क्या होना है, जीरो। तो इसका मतलब इन तीनों सरफेस की जो फील्ड यहां पर होगी उसका रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो। तो इस सरफेस के कारण जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी, प्लस है ना, तो अवे हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग दिखाएंगे यहां पर E1, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया, मतलब इसकी फील्ड होगी, ठीक। और एक सिंगल सरफेस है, इसका जो सरफेस एरिया है उसको हम ए मान ले रहे हैं, जो एरिया यहाँ पर है सरफेस एरिया उसको ए मान रहे हैं। तो सिंगल सरफेस की फील्ड क्या होती है, Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए। चलिए वो भी फॉर्मूले बाद में लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे फिर सेकेंड सरफेस भी पॉजिटिव है, तो फील्ड किधर होगी, राइट में या लेफ्ट में, राइट में, मतलब इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, तो इसकी भी फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाएगी E2, ठीक है। अब बचा है थर्ड, थर्ड पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो राइट या लेफ्ट, लेफ्ट में होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टुवर्ड्स द चार्ज होगी, ठीक है। ये हमने इसीलिए वहां पर आपको समझाया था कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो अवे, और अगर यहीं पर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो हेड बनेगा चार्ज की तरफ, इसमें हेड दूर की तरफ बनाते हैं, इसमें चार्ज की तरफ। तो इसमें चार्ज इधर है तो हेड भी इधर ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी E3, ऐसे फील्ड हो जाएगी। तो ये P पॉइंट अगर इनसाइड लिया गया है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो नेट, तो इसलिए E1 प्लस E2 की वैल्यू किसके बराबर, E3 के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज, डायग्राम आप बना लो यहाँ, एज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, हो गया। मैं दूसरी फाइल खोल देता हूँ।
तो यहाँ पर लिख दिया गया एज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज कंडक्टर विल बी जीरो, सो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E3। एक सिंगल सरफेस की जो फील्ड होती है वो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A होती है। तो इसमें Q माइनस Q चार्ज है, तो इसका हो जाएगा Q माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। सेकंड में स्मॉल q है और थर्ड पे भी स्मॉल q है, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो आप यहाँ पर ये और ये दोनों हटा सकते हैं, तो बचा इतना इक्वल टू जीरो, तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट A भी जाकर जीरो हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा Q माइनस Q इक्वल टू जीरो, यानी कि स्मॉल q की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल Q। तो ये वैल्यू निकल आई हमारे पास। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो फाइनली क्या हमें मिल रहा है, फाइनली हमें क्या मिल रहा है, यहां पर देखते हैं कि इस तरह से दो प्लेट्स आपको दी गई थी। ये वाली प्लेट ग्राउंडेड थी और इसको चार्ज दिया गया था, ठीक है, यही तो हमारे पास कंडीशन थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि जो भी चार्ज यहाँ पर पहले सरफेस पर है वो हो गया जीरो, क्योंकि जब स्मॉल q की वैल्यू कैपिटल Q के बराबर है तो जरा यहाँ स्मॉल q कैपिटल Q रखो तो कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा ना। तो इसका चार्ज हो गया जीरो, यानी कि पहले सरफेस पर कोई चार्ज नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ हमने दिखा रखा है, लेकिन फाइनली सॉल्व होकर हमें पता चला कि कोई चार्ज नहीं। अंदर वाले सरफेस पर कैपिटल Q चार्ज होगा, क्योंकि स्मॉल q की वैल्यू क्या है, कैपिटल Q। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा चार्ज सिर्फ इनर सरफेस पर आएगा, तो इस पर ये चार्ज आ जाएगा पूरा कैपिटल Q, और सामने वाले पर उतना ही माइनस चार्ज होगा, और आउटर सरफेस पर तो पहले से ही कोई चार्ज नहीं था। तो ये हमारा फाइनल कॉम्बिनेशन बनेगा जाकर। अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में यही होता है कि जब हम चार्ज देते हैं किसी भी कैपेसिटर को, तो उसमें एक प्लेट ग्राउंडेड रहती है और एक को हम चार्ज देते हैं। तो चार्ज जब दिया जाता है तो वो चार्ज सिर्फ इनर सरफेस पर रहेगा, आउटर सरफेस पर कोई चार्ज आपको नहीं मिलेगा। यही कैपेसिटर होता है। तो ये कैपेसिटर ऐसा क्यों बनाया जाता है, ये बात की बात है, ये हम लोग आगे समझेंगे ही। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको बता दिया गया। तो यहाँ पर तो ग्राउंडेड वाली कंडीशन देख ली, लेकिन इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें ग्राउंडेड कंडीशन नहीं है और प्लेट दो की बजाय तीन प्लेट भी दे सकते हैं, चार भी दे सकते हैं। तो उस केस में आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग सरफेस पर क्या क्या चार्ज वहां पर रहेगा, तो वही हम लोगों को देखना है। तो उसके लिए देखो, अगर आप सॉल्व करोगे, जैसे मान लिया ग्राउंडेड हमने हटा दिया यहाँ से, फिर हमने कहा अब बताओ चार्ज सब पर क्या हो जाएगा, तो आप सॉल्व करेंगे तो मेथड यही रहेगा कि सब पर आप ऐसे ही चार्ज दिखाएंगे और उसके बाद किसी भी एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जीरो कर लेंगे, और जीरो करने पर आपको कंडीशन मिल जाएगी, वहां से आप बता देंगे कि कितना चार्ज किस सरफेस पर आएगा। लेकिन हम लोग बार बार ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ग्राउंडेड की कंडीशन में तो करना पड़ा, लेकिन अगर ग्राउंडेड नहीं है तो हम लोग एक शॉर्टकट सीख लेते हैं और उसी से हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी से बता देते हैं, कौन सा मिटा के फिर से लिखने क्या मतलब। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर कोई भी प्लेट ग्राउंडेड नहीं है, इफ नन ऑफ द प्लेट इज ग्राउंडेड देन, तो जो पहली सरफेस है और जो लास्ट सरफेस है 100% उस पर चार्ज बराबर ही रहेगा। आप उसको अगर उसी तरह से कैलकुलेट करते हुए लाएंगे तो फाइनली यही निकलेगा कि पहली और आखिरी सरफेस पर चार्ज बराबर होगा। तो Q फर्स्ट इज इक्वल टू Q लास्ट, एंड दिस इज इक्वल टू QT डिवाइडेड बाई 2। पहले हमारे पास सिर्फ Q2 था, अब QT भी आ गया, ठीक है। देखते हैं ना, हाई Q2 हाई QT, तो वही है यहाँ पर। तो QT का मतलब टोटल चार्ज QT डिवाइडेड बाई 2। तो ये Q फर्स्ट जो है इसका मतलब है फर्स्ट सरफेस पर चार्ज, Q लास्ट का मतलब है यहां पर, ये कौन सी स्पेलिंग लिखी थी मैंने, फिर से वही लिखना है। Q लास्ट का मतलब है लास्ट सरफेस पर चार्ज, और QT का मतलब क्या है, QT का मतलब है टोटल चार्ज सभी प्लेट्स पर रहेगा, उसे हम लोग रखेंगे यहाँ पर, तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा। तो पहले इतना लिख लो, आप लिख ले इतना। तो Q फर्स्ट के आगे लिखेंगे यहाँ पर चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस, चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस, और Q लास्ट जो लिखा है इसके आगे लिखेंगे चार्ज ऑन लास्ट सरफेस, और QT के आगे लिखेंगे टोटल चार्ज
on all the plates. टोटल चार्ज ऑन ऑल द प्लेट्स, सभी प्लेट्स पर जो टोटल चार्ज है उसको ऐड करके यहां पर लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो पहली और आखिरी सरफेस पर चार्ज हमेशा बराबर रहेगा और टोटल चार्ज का आधा होगा। तो इसमें कोई हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन करोगे फाइनली आएगा यही। ठीक है, तो हम लोग अब एग्जांपल्स पर आ जाते हैं। जैसे ये जो पहला ये एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें देखते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, जो यहाँ पर ग्राउंडेड था पार्ट उसको हमने यहाँ से हटा दिया। तो अगर हमने ग्राउंडेड पार्ट यहाँ पर हटा दिया तब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि चार्ज यही दिया, वही है क्वेश्चन, बस जो क्वेश्चन ये था वही क्वेश्चन है, बस ग्राउंडेड पार्ट हटा दिया गया। तब देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ग्राउंडेड पार्ट अगर हटा दिया गया है तो फिर से डिस्ट्रीब्यूशन वैसे करेंगे 1 2 3 4, इस पर मान लिया प्लस क्यू, तो इस पर उतना ही बचेगा जैसे पहले दिखाया गया था, क्यू माइनस क्यू। और यहाँ पर प्लस है तो सामने वाले पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू, और लास्ट वाले पर आ जाएगा प्लस क्यू, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचेंगे तो जितना प्लस उतना माइनस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आमने सामने के जो सरफेस होते हैं उस पर कभी भी डिफरेंट चार्ज नहीं रहेगा। अगर कंडक्टिंग प्लेट है तो कभी ये नहीं होगा कि इस पर कुछ और हो इस पर कुछ और हो, बस साइन चेंज होगा, एक पर प्लस होगा दूसरे पर माइनस, लेकिन और कोई चीज यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो कभी भी दोनों प्लेट्स पर डिफरेंट चार्ज आपको नहीं दिखाना है। तो ये हो गया। अब फिर क्या आपको बताया गया कि फर्स्ट या लास्ट पर अगर आप चार्ज देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल का आधा। ठीक है, तो टोटल का आधा मतलब कितना हो गया, Q/2, क्योंकि टोटल चार्ज तो Q ही दिया गया, ये सब नहीं जोड़ना है। उसको जोड़ के मिलेगा क्या, वो तो आएगा तो उतना ही। जैसे अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो प्लस माइनस कैंसिल बचेगा तो उतना ही जितना बाहर से आपने दिया है। तो टोटल चार्ज का आधा, यानी कि पहले सरफेस पर Q/2, लास्ट वाले पर भी Q/2। तो स्मॉल q की वैल्यू Q/2 ही तो रहेगी, यानी कि अगर इस पर Q/2 है तो बाकी Q/2 इस पर चला गया, वही Q/2 यहाँ पर आ जाएगा, वही लास्ट पर आ जाएगा। मतलब हर सरफेस पर चार्ज प्लस माइनस, यहाँ पर दोनों पर प्लस रहेगा, यहाँ माइनस प्लस, लेकिन सब पर इक्वल ही रहेगा, Q/2। वहीं इसको अगर ग्राउंड कर दोगे तो ये गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, और ये दोनों Q और माइनस Q हो जाएंगे। नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 क्या है, इसमें जैसे 3 प्लेट्स दिखा दी गई हैं और 3 प्लेट में आपको इस वाली प्लेट पर चार्ज दिखाया गया Q और लास्ट वाली प्लेट पर चार्ज दिखा दिया गया -2Q। तो इन दोनों पर चार्ज जो ये दिखाया गया है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर अगेन 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, तो हमें 4th सरफेस पर चार्ज बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 4th वाले पर निकालना, आप चाहे 4th पर निकालें 5th पर निकालें, किसी पर भी। इसे यहाँ पर लिख देते हैं, फाइंड charge appearing on 4th surface। Find charge appearing on 4th surface। ठीक है, तो अब 4th सरफेस पर निकालना, फिर से जो ये येलो से दिखाया गया वो मतलब हमें पहले जो दी गई कंडीशन है वो है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, फिर से वही काम किया कि ये जो Q है, अब यहाँ पर जैसे 2 चार्ज आपको दिख रहे हैं, Q और -2Q, तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ये होता है कि हम दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर होंगे तो डिस्ट्रीब्यूट दोनों ही ना, लेकिन हम दोनों को अगर करेंगे तो फंस जाएंगे क्वेश्चन में। हमें एक को ही डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ एक को करेंगे, और वो भी कोशिश करना है हमें प्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। माइनस को करने से ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी कभी माइनस की वजह से गलती हो जाती है, तो हम प्लस को पकड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चले जाएंगे। तो प्लस का इस प्लस Q इधर आ गया, जो बचा Q - Q वो इधर आ गया, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, -Q, दूसरी साइड में चला जाएगा +Q, उसके सामने आ जाएगा -Q, उसके बाद वाली सरफेस पर आएगा +Q। जो ये चार्ज है इसका क्या करेंगे, इसको आगे वाली सरफेस पर जोड़ देना है। ठीक है, मतलब पहले नहीं जोड़ेंगे, सब काम वैसे ही करना है, मतलब काम जैसे पीछे कर रहे थे वही तो किया हमने। इसका स्मॉल Q चार्ज इधर गया, Q - Q इधर, आमने सामने की सरफेस पर बराबर चार्ज, ये प्लस ये माइनस, फिर इधर आ जाएगा प्लस, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे तो जितना माइनस उतना दूसरी साइड में प्लस, फिर ये प्लस इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो इस पर आ जाएगा माइनस, दूसरी साइड में हो गया प्लस। इतना काम कर लिया। अब हमने देखा यहाँ चार्ज दिया गया -2Q, इसको उठाकर लास्ट में जोड़ दो, तो जोड़ने का मतलब ऐड ही करेंगे, बट ये तो माइनस में तो माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, तो -2Q हो गया, तो Q - 2Q चार्ज हो जाएगा लास्ट में। ठीक है,
अब आपको यहाँ पर अगर बाई चांस आप ये नहीं भी करते हैं तो भी आंसर तो वैसे ही आ जाएगा, उसके बिना भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है जितना फर्स्ट पर होगा उतना ही लास्ट पर होगा। तो लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिखाना है तो ऐसे ही हम लोग दिखाएंगे। तो हमें चार्ज फोर्थ पर निकालना है, फिर से वही काम करना है, चार्ज ऑन फर्स्ट या लास्ट किसी पर भी देख लो, तो जैसे फर्स्ट सरफेस पर ही देख लिया करो, वो ज्यादा आसान रहता है। क्यू फर्स्ट, टोटल का आधा, टोटल चार्ज कितना है क्यू, और यहाँ क्या है -2q डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा -q/2। तो फर्स्ट सरफेस पर चार्ज कितना है q माइनस क्यू, यानी कि q माइनस क्यू की वैल्यू है -q/2। तो यहां से स्मॉल q निकाल लो, स्मॉल q क्या हो जाएगा q प्लस q/2 दैट इज 3q/2। स्मॉल q की वैल्यू आ गई। अब किसी भी सरफेस पर पूछा जाए निकालोगे, तो फोर्थ सरफेस पर कितना है +q, आंसर क्या आ गया प्लस में 3q/2, वही आंसर आ जाएगा। अगर फर्स्ट सरफेस पर पूछा जाता तो कितना आता -q/2। यहां पर जैसे अभी हमने बताया था कि अगर ये प्लस है तो दोनों साइड में प्लस रहेगा, लेकिन हमने ये भी कहा था कि अगर उस पे कुछ बदलने वाला होगा तो अपने आप चेंज हो जाएगा। आपको अपनी तरफ से सोचने की जरूरत नहीं कि यहाँ प्लस होगा या माइनस, आपको प्लस दिया गया तो दोनों साइड में प्लस मान लो, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो डोमिनेट ये करेगा, तो इसका इफेक्ट यहाँ आ गया। तो आप देखो इस पर हमने माना तो प्लस है, लेकिन सॉल्व होने पर वो क्या आ रहा है माइनस, यानी कि इस सरफेस पर आएगा -q/2, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो हमेशा बस ये ट्रिक जो है फर्स्ट और लास्ट पे टोटल का आधा होगा, इससे बहुत इजीली हमें समझ में आ जाता है। अभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे तो काफी टाइम आपको लगेगा, किसी के अंदर सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखना पड़ेगा। जैसे यही निकालना शुरू किया तो सारे सर्फेसेस की इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी पड़ेगी, फिर आप पूरा सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, आएगा भाई। तो हम इस ट्रिक से इसका सोल्यूशन निकालेंगे, ये ज्यादा इजी, नोट करेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग और कर लेंगे। तो हम लोगों को इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर एक तरफ से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आप चलेंगे, और लास्ट में किसी भी सरफेस पर अगर आपको चार्ज और दे दिया गया है तो उसको आगे वाले सरफेस पर जोड़ेंगे, पहले वाले पर नहीं। क्योंकि पहले वाले पर अगर इसको आपने जोड़ दिया तो आमने सामने की प्लेट्स पर अलग अलग मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा, जो कि गलत हो जाएगा। आमने सामने की प्लेट्स पर सेम चार्ज रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम आगे जोड़ देंगे और उसके आगे फिर उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पर। एक लाइन लिख लेंगे यहाँ पर, फाइंड चार्ज अपियरिंग ऑन फिफ्थ सरफेस। फाइंड चार्ज अपियरिंग ऑन फिफ्थ सरफेस। पांचवें सरफेस पर आपको चार्ज बताना है क्या। ये आपको दिया गया है, ठीक है। -3q, -3q, और आएगा किसी का कुछ -3q, ये आएगा ना -3। देखा जाए तो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी, कोई डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। पांचवें पर पूछा गया था। आप यहाँ पर देखो कि लास्ट सरफेस पर जो चार्ज होगा वो टोटल का आधा होगा। तो पहले करो टोटल, टोटल कितना आएगा 2q आएगा ना, 3 + 1 4 -2 2 आ गया। 2q को आधा कर दो, मतलब आ गया q। इसका मतलब जो लास्ट सरफेस पर है उस पर चार्ज होगा q प्लस का, ठीक है। तो आपको इधर वाले पे बताना है टोटल चार्ज कितना है -2। तो एक तरह से -2q में से आप घटाओगे ना जितना चार्ज इधर, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना आ गया, बस, ठीक है। ऐसे अभी डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखा देंगे कैसे होगा, लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि पांचवें पर बताओ चार्ज क्या है, तो डायरेक्ट आ जाएगा ना -3q। फोर्थ पर पूछा जाता उतना ही प्लस में आ जाता, तो ऐसे निकाल सकते थे ना आराम से, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करने की हमें जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर। इसीलिए वो जो ट्रिक बताएगी उससे बहुत इजी हो जाता है। तो आंसर तो हमने निकाल लिया, लेकिन अगर आप वैसे ही करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन करके कि हर एक सरफेस पर, पता नहीं किस पर पूछ ले, यहाँ पूछ ले, यहाँ पूछ ले, तो हमें सब पर आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग फिर से वही काम करेंगे।
कि यहाँ पर हमने मान लिया प्लस क्यू, तो इधर हो जाएगा 3q माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ पर उतना ही माइनस क्यू हो जाएगा, इस साइड में उतना ही प्लस क्यू होगा, लेकिन ये पहले से है तो इसको आगे जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस क्यू, यानी कि ये पूरा चार्ज प्लस में आ जाएगा क्यू प्लस क्यू, ठीक है। माइनस यहां तक तो सेम चलेगा और उसके बाद जो भी सरफेस पर चार्ज दिया होगा वो आगे जुड़ेगा, पहले नहीं। अब यहाँ प्लस हो गया तो जितना इस पर प्लस है उतना ही आगे, यहां से डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा। अब ये नहीं कि हम माइनस क्यू लिखेंगे, यहां लिखेंगे माइनस क्यू प्लस क्यू। टोटल के पहले जितना इस पर प्लस उतना इस पर माइनस, लास्ट वाली सरफेस पर इतना ही प्लस में हो जाएगा और इसमें ये वाला जोड़ देंगे -2, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब फर्स्ट और लास्ट पर तो बराबर ही रहना, तो हम यहां लिखेंगे क्यू फर्स्ट इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 3q प्लस q माइनस 2q डिवाइडेड बाई 2। कितना आ जाएगा ये 4 माइनस 2 दैट इज q आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस पर चार्ज है कितना 3q माइनस q इज इक्वल टू कैपिटल Q, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी 2q, मतलब ये स्मॉल q भी निकाल लिया। तो अब अगर आपसे इस पर पूछा जाए तो इस पर 2q, इस पर -2q, इस पर अगर आप देखो तो 2q प्लस q प्लस 3q और इस पर 2q प्लस q माइनस 3q आ जाएगा। Therefore q ऐसे लिखते चार्ज ऑन फिफ्थ सरफेस। -3q आ जाएगा, जो कि हम लोगों ने एक लाइन में निकाल लिया था उसका आंसर यहाँ पर, ठीक है। ये -3q आएगा। नोट कर लिया सभी ने? तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग किस तरीके से करते हैं, और अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो उसमें हमें किसी भी सरफेस पर चार्ज पूछा जाएगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। बाकी साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर दो प्लेट्स हैं और उसमें से एक ग्राउंडेड कर दी जाए तो जो भी चार्ज हम देते हैं वो सिर्फ इनर सरफेस पर रहता है, जैसा कैपेसिटर में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिया ना सभी ने?